नमस्कार सभी को। दोस्तों, दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय एक ऐसी मुलाकात का गवाह बना है जिसने देश की सियासत और विदेश नीति दोनों को डाउट में डाल दिया है कि आखिर हमारी विदेश नीति है कैसी। जो मोदी जी के कट्टर समर्थक होंगे ना, जो बीजेपी का कोर वोटर होगा, उसे भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि आज के समय में कौन हमारा दोस्त है, कौन कब हमारा दुश्मन हो जा रहा है, किसकी आलोचना करनी है, किसकी तारीफ करनी है, सब कुछ ब्लर हो चुका है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि सालों की तलखी, गलवान में 20 जवानों की शहादत और सीमा पे अभी भी जो गतिरोध जारी है, उसके बीच में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का एक हाई लेवल डेलीगेशन भाजपा के दफ्तर पहुंचता है। वहां से तस्वीरें भी सामने आती है, मुस्कुराते हुए चेहरे, हाथ मिलाते हुए नेता, मेज पर सजी हुई बिरयानी। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि ये कौन सी बिरयानी वाली डिप्लोमेसी है। कम से कम हमें भी पता चले कब हम चाइना को आंख दिखा रहे हैं, कब हम चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मीटिंग के बारे में समझेंगे कि आखिर इस मीटिंग के मायने क्या हैं, क्या ये मीटिंग होनी भी चाहिए थी, और जो भारत की विदेश नीति है वो किस पटरी पे चल रही है, क्या उसमें क्लैरिटी की कमी है, और सबसे बड़ी बात कि भारत की विदेश नीति क्या विदेश मंत्रालय की बजाय पार्टी के दफ्तर से तय हो रही है। तो आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सुन हयान के नेतृत्व में एक दल भारत आया था। ये दौरा कोई मामूली दौरा नहीं है। 2020 में गलवान घाटी में जो खूनी संघर्ष हुआ था, उसके बाद ये पहला मौका है जब किसी चीनी राजनीतिक दल के डेलीगेशन ने भारत का दौरा किया है। और उससे भी कंट्रोवर्शियल बात यह है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीधे औपचारिक बैठक की है, कोई छिप छिपा के नहीं। और विपक्ष ने भी, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी 2 तस्वीरें ट्वीट की है। अब यहाँ पे हर कोई ये बात जानना चाह रहा है कि एक तरफ तो चाइना का डेलीगेशन भाजपा मुख्यालय में आया हुआ है, उनका स्वागत हो रहा है, वहीं दूसरी ओर देश को याद आ रहा है, याद दिलाया जा रहा है कि ये वही चीन है जिसने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारी जमीनों को अपना बताता है, उस पर आग गड़ाया हुआ है। तो फिर इस मीटिंग के मायने क्या थे? और सबसे बड़ी बात कि इसकी टाइमिंग भी बहुत अजीबोगरीब है, क्योंकि ठीक उसी वक्त जब दिल्ली में ये मुलाकात चल रही थी, बीजिंग की ओर से एक बयान आता है। चाइना के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर जो हमारी सक्सगाम घाटी है, उस पर अपना दावा दोबारा से ठोका है। चीन ने साफ लफ्जों में कहा है कि सक्सगाम उनका इलाका है और वहां पे जो सड़कों का निर्माण हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है। अब आप भारत के नक्शे को समझिए। सक्सगाम घाटी एक तो भारत का अभिन्न अंग है, दूसरा स्ट्रेटेजिकली भी ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर में चाइना के सिंजियांग प्रांत और दक्षिण में पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से जुड़ा हुआ है। करीब 5400 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में था, जिसे 1963 में पाकिस्तान ने एक अवैध समझौते के तहत चाइना को सौंप दिया, जिसे भारत कभी भी स्वीकार नहीं करता और इस समझौते को हम अवैध मानते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस निर्माण का कड़ा विरोध किया जो चाइना वहां पे सड़क बना रहा है। लेकिन चीन ने उस विरोध को नजरअंदाज किया और वो फिर से रीइटरेट कर रहे हैं कि सक्सगाम घाटी चाइना का इंटरनल मैटर है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जब चाइना हमारी जमीन पर सड़कें बना रहा है, उसको अपना इंटरनल मैटर बता रहा है, तो उसी समय भाजपा दफ्तर में चाइनीज डेलीगेशन के साथ मीटिंग क्यों हो रही है, उनके लिए रेड कारपेट क्यों बिछाया जा रहा है? अगर यही मीटिंग कांग्रेस के दफ्तर में हुई होती, राहुल गांधी किसी चाइनीज डेलीगेट से मिल रहे होते, तो अब तक उनके ऊपर देशद्रोही, देश के खिलाफ षड्यंत्र करना, जाने क्या क्या आरोप लग गए होते। लेकिन भाजपा कर रहा है तो किसी ना किसी तरीके से ये भी उनकी देशभक्ति का प्रमाण है। तो जहां एक तरफ चाइना हमारी जमीनों को अपना बता रहा है, वहीं पश्चिम से भी तूफान कम नहीं आ रहा है। मोदी जी के परम मित्र माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की और भी ज्यादा कमर टूटने वाली है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, उसे अमेरिका का जो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ है वो उसके ऊपर लगेगा। 50% का टैरिफ ट्रंप ने भारत के ऊपर पहले से लगा रखा है, 25% एक्स्ट्रा, मतलब अब भारत पे टैरिफ लगेगा 75%। तो कहने का मतलब ये है कि रूस के साथ व्यापार पे पहले ही पाबंदियां लग चुकी हैं। तेल हमने रसिया से खरीदना ऑलमोस्ट बहुत कम कर दिया है, और अब ईरान के साथ भी जो व्यापार होता है, जो हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं, उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए भारत की क्या स्ट्रेटजी है, क्या हमारा स्टैंड है, ये भी अभी किसी को नहीं पता। अभी मोदी जी को डमरू बजाने से फुर्सत ही नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तरफ अमेरिका हमें दबा रहा है, दूसरी तरफ चाइना हमारी सीमाओं में घुस रहा है, और हम है कि अलग ही दुनिया में विश्व गुरु बने हुए घूम रहे हैं। फोटोज आपको निराली मिलेंगी। जर्मनी के चांसलर के साथ पतंग उड़ाते हुए मोदी जी की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन कूटनीति की डोर उनके हाथ से फिसल रही है, ये शायद उन्हें नजर नहीं आ रहा है। जब हम चाइना के सामने बेबस हैं, अमेरिका हमारी आर्थिक नीतियों को डिक्टेट कर रहा है, तो हम कौन से विश्व गुरु हैं? क्या विश्व गुरु की बजाय हम एक वेसल स्टेट बन के रह गए हैं? सवाल ये उठेगा ही। क्या केवल भाषणों में कहा जाएगा कि छोटी आंख वाले गणेश जी को नहीं खरीदना है, चीन को बाइकाट करना है, उनको आर्थिक चोट पहुंचानी है? खैर, नाम तो वहां भी डायरेक्टली लेने का हिम्मत नहीं होता, लेकिन जो इनडायरेक्टली बाइकाट चाइना के नारे गलियों में घुसते हैं, तो ये सो कॉल्ड देशभक्त हैं, जो शाहरुख खान को देशद्रोही बताते हैं बांग्लादेश का प्लेयर बाई करने की वजह से, वो अब इस मीटिंग को जो भाजपा कार्यालय में हो रही है उसे क्या कहेंगे? देशभक्ति या देश के साथ गद्दारी? और रही बात चाइना को आर्थिक चोट पहुंचाने की, तो हम बस उनको टेबल पे बैठा के बिरयानी ही नहीं खिला रहे हैं, उनको करोड़ों अरबों रुपए भी हम बैठे बिठाए दे रहे हैं। 2025-26 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ,
भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो 100 अरब डॉलर को पार कर चुका है, लगभग 110 अरब डॉलर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि हम चाइना से 110 अरब डॉलर का सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, उन्हें बेच कम रहे हैं। 2021 में तो हम कुछ बेच भी रहे थे, 23 बिलियन डॉलर का निर्यात था, लेकिन 2023 में वो निर्यात घट के केवल 14 बिलियन डॉलर बचा। वहीं जो चाइना से खरीद है वो 87 बिलियन डॉलर से बढ़ के 110 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। यानी हम खुद चाइना को मजबूत कर रहे हैं, और जिस पैसे से चाइना हमारी सीमा के अंदर जो हमारी टेरिटरी है उस पर इलीगली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वो हमारे ही बाजार के पैसे से कर रहा है। मोबाइल से लेकर सुई तक, रसायनों से लेकर टरबाइन तक, हमारी निर्भरता चीन पर कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हमारी विदेश नीति इतनी बचकानी कैसे हो चुकी है कि उसमें क्लैरिटी कुछ है ही नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, किसके लिए रेड कारपेट बिछाना है, किसको बायकॉट करना है, कब तक बायकॉट करना है, कब उनसे गले मिल लेना है, कब उनको बिरयानी खिलाना है। और कम से कम चलो अमेरिका की बात छोड़ दो, बांग्लादेश की बात छोड़ दो, पाकिस्तान और चाइना को लेके तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। चाइना ने कोई पहली बार तो घुसपैठ किया नहीं है, ना ही उससे पहली बार हमारी कोई झड़प हुई है। कई बार ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर तक अंदर घुस चुका है, यहाँ तक कि पूरे अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा ठोकता है। लेकिन डोकलाम से लेके गलवान तक क्या हम कुछ भी सीख रहे हैं? क्योंकि हर झड़प के बाद फायदा, जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके मुताबिक फायदा तो चाइना को ही होता है। या तो चाइना अपने लैंड को बढ़ा लेता है, या जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो उसका बढ़ जाता है, उस पर ज्यादा क्लेम करने लगता है। फिर अगर 2-3 साल बाद हम रिश्ते को नॉर्मल करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है? हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाता है, हम चाइना से और ज्यादा सामान खरीदने लगते हैं, उस पर और ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। फिर 2-3 साल बाद चाइना किसी एरिया पे अपना क्लेम बढ़ा देता है, हमारे साथ क्लैश कर लेता है। तो सवाल ये है कि ये विशियस साइकिल कहाँ पे जाके रुकेगी? सक्सान वैली में चाइना की लिबरेशन आर्मी ने लगभग 75 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क बना दी है। सैटेलाइट तस्वीरें गवाह हैं कि वहां पे चाइना के आर्मी हेडक्वार्टर और पोस्ट के बीच में सीधा कनेक्शन तैयार हो चुका है। और हम क्या कर रहे हैं? हम बीजेपी के कार्यालय और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बीच में सीधा कनेक्शन बैठा रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ का सिस्टम क्या है? क्या हम चाइना को कॉपी कर रहे हैं? आप सोच के देखो, भाजपा एक राजनीतिक दल है, आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है जैसा कि वो दावा करते हैं। तो विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों के लिए इनको किसने ये अधिकार दिया है कि ये चाइनीज ऑफिशियल से मिल रहे हैं और किस अथॉरिटी से मिल रहे हैं? अगर सरकार और विदेश मंत्रालय के स्तर पे बातचीत का कोई असर नहीं निकल रहा है तो क्या अब पार्टी टू पार्टी बातचीत के जरिए चीन भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में अपनी पैठ बना रहा है? क्योंकि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास रहा है कि वो दूसरे देशों की राजनीतिक पार्टियों को, उनके दलों को प्रभावित करके अपनी नीतियां मनवाती हैं। ये हमने नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश हर जगह देखा है। तो क्या भारत भी अब उसी एग्जाम्पल में, उसी कैटेगरी में शामिल हो रहा है? भाजपा के नेतृत्व को इस खतरे का अंदाजा नहीं हो रहा है? अगर आप या गोदी मीडिया इसको कह रहा है कि ठीक है भाई चाइना से रिश्ते सुधर रहे हैं, तो इसको इतने निगेटिवली नहीं देखना चाहिए। तो आप सोच के देखो किस कीमत पर ये रिश्ते सुधर रहे हैं। अपनी जमीन गंवाकर, सम्मान बेचकर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। फिर अचानक चाइना के हम इतने करीब क्यों जा रहे हैं? और इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा अगर हमारा पाकिस्तान से झड़प हो रहा है चाइना उनके साथ नहीं खड़ा होगा? और पाकिस्तान से तो छोड़ो, चाइना जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, बहुत जल्द हो सकता है भारत से उसकी फिर झड़प हो। बॉटम लाइन ये है कि हम और आप जो आम इंसान है तो हमारी विदेश नीति को कैसे समझे? व्यापार घाटा हमारा बढ़ रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, अमेरिका लगातार टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, पेट्रोल डीजल ऊर्जा की कीमतें इससे आने वाले समय में और ज्यादा प्रभावित होंगी। हमारी विदेश नीति आज हमें एक ऐसे चौराहे पे ले आई है जहां पे एक तरफ विस्तारवादी चाइना है और दूसरी तरफ संरक्षणवादी अमेरिका, और इन दोनों के बीच में हम झूल रहे हैं। इधर से लात पड़ती है तो उधर जा रहे हैं, उधर से लात पड़ती है तो इधर आ रहे हैं। तो हम बस वेट ये कर रहे हैं कि हो सकता है खरमास के बाद मोदी जी चाइना को लाल आंख दिखाएं, क्योंकि सच में विदेश नीति का मजाक बन के रह गया है। चाइना धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग के जरिए हमारी जमीन को हड़प रहा है और हम उसके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके? क्या आपको लगता है कि ये मीटिंग होनी चाहिए थी, खासतौर पे जिस तरीके से ये बीजेपी के कार्यालय में हो रही है? उसके बाद आरएसएस के लोगों से भी चाइना का ये जो डेलीगेशन है वो मिल रहा है, ये कहां तक सही है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी वीडियोस हम आपके लिए ऐसी ला पाएं।